घर के नजदीक कौन सा होना चाहिए, पानी के किनारे कौन सा होना चाहिए। और आज हम इन सब चीजों को लेके अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं, भले वो अर्बन प्लानिंग की बात करें, चाहे हम रीड बेड बेस्ड नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम की बात करें, जो कि कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, ये नए नए टर्म्स हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज के उसमें आप इकोलॉजी में पढ़ रहे होंगे या ये वेस्टर्नाइज वर्ल्ड का देन है, लेकिन ये हिंदुस्तान की संस्कृति में तब से चल रहे हैं, आज से नहीं। हिंदुस्तान के लिए ये नया नहीं है, ये हमें चीज याद रखनी है। पहले हमारा जो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट था, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की संस्कृति, वो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट को लेके चलती थी। इकोलॉजी पूर्णतः वही है, जहां हम अरण्य संस्कृति की बात करते हैं, जहां हम प्रकृति पुरुष की बात करते हैं, ये सब पहलू हमारे यहां पे तो दिए हुए हैं, लेकिन वेस्टर्नाइज वर्ल्ड ने कहीं ना कहीं पिछले 200-300 साल में इसका उद्भव किया है, तभी से ये इकोलॉजी उनके माइंड में आई है। और आप देख लो, नेचुरल एक्सप्लोरेशन जितना भी है, आपकी जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, अगर आप कोई भी एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले 200-300 साल में जो कॉलोनियल रूल ने लिखा है वही हमारा किया है। या अभी हम हिस्ट्री भी देखेंगे तो ये मैंने जानबूझ के ली है अभी, और ये सारी चीजें मेरी नहीं ली हुई है, समझा मैं अपना उस पे बेस पे रहा हूं। ये सब आपको विकिपीडिया में मिलेगी या रेफरेंस बुक्स में मिलेगी। ये पीपीटी स्लाइड्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी माध्यम की जो बालिकाएं, जो छात्राएं, जो छात्र यहाँ पे देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से इंग्लिश में आप देख रहे हैं, लेकिन मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं, इंग्लिश में थ्रू आउट नहीं बोल रहा हूं। और मुझे आशा है कि इंग्लिश माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम की जितनी भी बालिकाएं, छात्राएं, जो छात्र इसको देख रहे हैं या देखेंगे, उन्हें मेरी हिंदी बोलने से भी कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि बायलिंगुअल टर्म में ही मैं आप लोगों को ये सब चीज समझा रहा। इसलिए हमें ये सब चीज ध्यान रखना है कि ये सारा इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट इसी सब्जेक्ट में है। तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी आप कैरियर बनाएं, इवन आजकल तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स, एमबीबीएस, ग्रीन डेंटिस्ट्री, ये टर्म आ गई है, ग्रीन सर्जरी, ये टर्म आ गई है। वाई दे आर सेइंग ग्रीन? क्यों कह रहे हैं वो हरा? मतलब दांत के डॉक्टर दांत निकाल रहे हैं तो हरा क्यों बोल रहे हैं उसमें? लेकिन आपको पता चलेगा कि जो डेंटिस्ट्री में जो अंदर जितने भी यूज हो रहे थे रसायन, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रांसफर किया है। और हमारे यहाँ आयुर्वेदा चलता था पहले डॉक्टर्स लाइन में, तो वो तो प्योरली ग्रीन ही कहेंगे उसको, बेस्ड ऑन वनस्पति, सारा का सारा वो तो हर्ब्स के ऊपर ही था। आज ये एलोपैथी है, इसने कहीं ना कहीं मैकेनाइज्ड अप्रोच को लेते हुए आज वो कर दी है, लेकिन फिर भी उसका पूर्णतः हम रेमेडीज की आज बात करें या किसी की भी बात करें, वो सारा डिपेंडेंसी इकोलॉजी पे है। तो ये एक अंतर सहसंबंध की मैंने बात की है इस सब्जेक्ट की, तो आप समझ गए होंगे इस सब्जेक्ट का, इस विषय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। एक चर्चा कर लेते हैं फटाफट हम इसकी हिस्ट्री की, क्योंकि आज मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा और आगे हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि आपका ये टॉपिक सभी में आपको पहला कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग और इसी के ऊपर पूछा जाता है। किसी भी आप यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी जगह इकोलॉजी के उसमें जाएं तो ये प्रथम चरण यहीं से शुरू होता है। अगेन मैंने केवल यहाँ पे पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा या पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई है उसी को उद्वेलित किया है यहाँ पे, उन्हीं को लिखा है यहाँ पे। हिंदुस्तान के लिए मैं फिर मेरे जो दूसरे लेक्चर्स जो लोग इंटरेस्ट रखेंगे और अदर देन आपके जो सिलेबस है, जो उसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए मैं अलग से और लेक्चर्स भी यहाँ पे उसके लिंक्स रखूँगा, आप उनको देख पाएंगे, जिसमें मैं हिंदुस्तान के बिहाफ पे, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीनतम अगर संस्कृति है तो वो वैदिक संस्कृति है जो यहाँ पे चली है। डेट भी आज की तारीख में कई लोगों ने 1500 बताया है बीसी या ईसा पूर्व, या 3000 बीसी बताया है, या 5000 बीसी बताया है, लेकिन हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे शुरुआत हुई है कुछ लगभग 500 बीसी के हेरोडोटस नाम के एक उस समय प्रकृतिविद थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी बात कही थी कि ये कहीं सहसंबंध होता है। इकोलॉजी की बात नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि प्राणी या जीव का, उसकी जो एग्जिस्टेंस है या वो जो जी रहा है, वो पर्टिकुलर जीव, वो आसपास का वातावरण डिसाइड करता है कि कैसे जिए या सरवाइव कर पाए या ना कर पाए।
तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें लिखा था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से या पश्चिमी वैज्ञानिकों के हिसाब से अरस्तु का नाम बहुत सुना होगा आपने। अरिस्टोटल एंड उनके जो फॉलोअर थे, डिसिपल थे या स्टूडेंट थे, थियोफ्रेस्टस, ये नाम बहुत आते हैं आपके उसमें। और जीव विज्ञान पढ़ने वाले, बायोलॉजी देखने वाले, या जो आप में से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं, उनमें ये अरस्तु का नाम बहुत आता है। अरस्तु ने न केवल इकोलॉजी में, परिस्थितिकी में, या जीव विज्ञान में, या सरल कोई भी वैज्ञानिक के अवयवों को ही नहीं लिया, लेकिन कई फिलोसॉफी उसके अंदर भी इन्होंने अपने, या समाजशास्त्र में या इन चीज़ों में भी अपनी थियरीज दी हैं। क्योंकि उस समय के जो वर्कर्स होते थे वो इंटरडिसिप्लिनरी होते ही थे, इसीलिए वो कई विषयों पे बात करते थे। तो इनका नाम आप कई जगह देख सकते हैं, अरस्तु का नाम। और फिर एंटोनी वैन लीवेनहॉक नाम, जो जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, तो उनको ये नाम बहुत याद होना चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं पहली दफ़ा फूड चेन और इनको भी रेगुलेट करके नाम दिया। हालांकि जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो ये नाम आता ही आता है कि भाई किस तरह से कहाँ से इन्होंने देखा। लेकिन ये 1700 के उसमें, यानी इतना गैप अभी बचा है। 4 BC की बात कर रहे हैं और 1600 साल कहीं ना कहीं रुके हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे कि 1600 में भी ये बात उठी थी, क्योंकि अमेरिका का कुछ साहित्य बोलता है कि मिड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 1600 जो एक शताब्दी थी, उसमें भी इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। फिर ऐसे कई नाम आते हैं। हैकल का नाम हर वक्त आएगा। ये हर जो भी लेक्चर सुन रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने आपको ओइकोस लॉजी ये पहले ही बता दिया है। इनकी जो बुक थी जनरल मॉर्फोलॉजी दर ऑर्गेनिज्म मैन, ये इनकी बुक में इन्होंने ये डिफाइन किया था, ये इकोलॉजी टर्म। अब जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो कई तरह के तर्क वितर्क यहाँ चल रहे थे। अगर आधुनिक इकोलॉजिकल थ्योरीज की हम बात करते हैं तो कई वैज्ञानिकों ने, इकोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं तर्क सांगित बात की थी, अपने अपने तर्क दिए थे। मैं यहाँ पे डिटेल में इसको नहीं जाऊंगा, क्योंकि हैकल का नाम और डार्विन का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डार्विन ने कहीं ना कहीं इन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि देखिए इकोलॉजी हमने स्टार्ट किससे किया, बाह्य वातावरण, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या कौन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो इन्होंने थियरी दिया चार्ल्स डार्विन ने अपने इसी कॉन्सेप्ट में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन सभी चीज़ों का जिक्र किया और वो इकोलॉजी से संबंध रखती हैं। लेकिन अगर 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में हम आए तो एक रिचर्ड्स का नाम आता है, जहाँ पे उन्होंने यूएस में इसका उपयोग किया था। 20th सेंचुरी में कई नाम आते हैं, ऐसे कई नाम चलेंगे आपको। ये सब नाम आप आगे के लेक्चर्स में सुनेंगे। जैसे मान लीजिए क्लेमेंट्स का नाम आप सुनेंगे कि कहाँ पे इन्होंने किया था, जब सक्सेशन की और इसकी बात आती है। या आप लॉटका का नाम सुनेंगे कि क्या थियरी इन्होंने दी थी, कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। ये सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे और कुछ पहलू हैं। ये सारा एक जनरल मैंने दिया, लेकिन अगर एक समराइज फॉर्म में अगर मैं बताऊं आपको कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम आप कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लीवेनहॉक, कार्ल लिनियस भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में इनका नाम आता है। द्विनाम जो पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति दी थी, जैसे मनुष्य को कहते हैं होमो सेपियंस, होमो और सेपियन। तो ये 2 शब्द हैं जो कहीं ना कहीं जीनस और उसको स्पीशीज का, प्रजाति का नाम देते हैं, तो उसमें काफ़ी फेमस हैं। तो कैरोलस लिनियस जो थे, उनका हम्बोल्ट का नाम आता है। ये सारे एक मैंने पॉइंट दिए हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। मैं हर एक का इसमें पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अभी सबसे मॉडर्न उसमें ऑडम का नाम जरूर सुनेंगे, यूजीन पी ऑडम। आपकी कई जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी है, अगर आपको वाकई डेप्थ नॉलेज लेनी है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इंडिया के रेफरेंस में बात कर लूँ तो इंडिया के फादर ऑफ इकोलॉजी की हम बात करते हैं, आर मिश्रा साहब। उनका नाम इसमें नहीं है, वो अलग से। फिर मैंने कहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैं इकोलॉजी के अलग लेक्चर्स दूंगा, और जिनका इंटरेस्ट उसमें है तो वो उनको भी आप देख सकते हैं।
और अभी आपके लिए पुस्तकों में इन सब चीज़ों का अगर आप फंडामेंटल्स आपको पढ़ने हैं तो पीडी शर्मा आपके लिए सबसे बेस्ट एक बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, और ऑडम की मैंने बुक बताई है आपको। फिर आपका वर्मा अग्रवाल है, उसमें भी इकोलॉजी के काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो ये सब आप अध्ययन कर सकते हैं। ये जनरलाइज उसमें है। आपको नाम मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका हैकल्स का नाम आएगा, अर्नेस्ट हैकल, ये अर्नस्ट हैकल, और फिर आपका इसमें एक और नाम है टेंसले, है ना। इकोसिस्टम का नाम ये जो एजी टेंसले है उन्होंने दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके कई उसमें कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों अलग है। इकोसिस्टम हम आगे पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र, ये पारिस्थितिकी है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र को हम पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो आपका हैकल, टेंसले, ऑडम, हचिंसन का नाम हालांकि जनरल क्लासिफिकेशन उसमें आता है, बट ऑडम और टेंसले और ये हैकल आपको याद रखना ही है। तो आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं। दूसरे लेक्चर पे हम फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ, नए उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या पे आप इसमें अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक यू।